नेपाल की राजनीतिक दिशा 5 मार्च 2026 के चुनावों तक अनिश्चितताओं में जकड़ी रहेगी। पूर्व सत्तारूढ़ दल कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार। लेखक नित्य चक्रवर्ती। नेपाल में जनरेशन जेड विद्रोह के परिणाम स्वरूप 8, 9 और 10 सितंबर को हुए उथल-पुथल भरे घटनाक्रम के बाद 2.9 करोड़ की आबादी वाला ये देश धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व में नया प्रशासन 5 मार्च 2026 को होने वाले आम चुनावों की जमीन तैयार करने के लिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। अगला चुनाव कराना एक बहुत बड़ा काम है और ये अगले 5 महीनों में एक अजीबोगरीब राजनीतिक स्थिति में किया जाना है, जब संसद भंग है, निर्वाचित राजनीतिक दलों के नेता छिपे हुए हैं। जनरेशन जेड आंदोलन के नायक अभी भी एक राजनीतिक दल बनाने पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। हालांकि जनरेशन जेड नेताओं का एक समूह काम कर रहा है और वे अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, सेना प्रमुख अशोक राज सिग्डिल और राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। वास्तव में राजनीतिक उथल-पुथल को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई का श्रेय सेना प्रमुख और नेपाली राष्ट्रपति के संयुक्त प्रयासों को जाना चाहिए। इसके विपरीत माओवादी प्रधानमंत्री केपीएस ओली के इस्तीफे के बाद पिछले 20 दिनों में ओली की पार्टी और नेपाली कांग्रेस सहित तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं और अपने समर्थकों के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रही है। जनरेशन जेड के अचानक उभार ने पारंपरिक सत्तारूढ़ दलों को स्तब्ध कर दिया है। पुराने नेताओं को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जनरेशन जेड का दिमाग किस तरह काम करता है और वे सोशल मीडिया पर कितने निर्भर हैं। अगर ओली सरकार ने 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो ये विद्रोह नहीं होता। पूर्व सत्तारूढ़ दलों ने अब दोहरी रणनीति अपनाई है। पहला, सुशीला कार्की की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना और दूसरा, संसद को भंग करना। दूसरा, पार्टियां सोशल मीडिया में अपने युवा सदस्यों की भागीदारी को संगठित करके युवा पीढ़ी के सामने अपनी आधुनिक छवि पेश कर रही है। तीनों कम्युनिस्ट पार्टियों का युवा मोर्चा हमेशा से मजबूत रहा है। जेन जेड आंदोलन ने उन्हें अलग थलग कर दिया, लेकिन वे अभी खत्म नहीं हुए हैं। वे अपने कार्यक्रमों को वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालने और नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों में अंदरूनी गुटबाजी शुरू हो गई है। केपीएस ओली और प्रचंड दोनों से उनकी अपनी पार्टियों के युवा सदस्य इस्तीफा देकर युवा और सक्षम नेताओं के लिए जगह बनाने का आग्रह कर रहे हैं। दूसरी ओर राजशाही समर्थक पार्टी भी यह कहकर वापसी करने की कोशिश कर रही है कि नेपाल में विभिन्न विचारधाराओं के वामपंथी विफल रहे हैं और 2008 से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली सभी सरकारें भ्रष्ट और विफलता की प्रतिमूर्ति रही हैं। ये एक सच्चाई है कि नेपाली मध्यम वर्ग के एक हिस्से में राजशाही के पक्ष में फिर से उभार आ रहा है। राजशाही समर्थक पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र कांग्रेस जेन जेड प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से के बीच अपना विस्तार करने की कोशिश कर रही है। तीनों गुटों के कम्युनिस्ट युवा संगठनों ने समीक्षा बैठकें की हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या गलत हुआ और वे अपने युवा भाइयों के मूड को क्यों नहीं भांप पाए। वामपंथी विचारकों ने नेपाल में व्यापक रूप से बदलती जनसांख्यिकी को समझने में जो चूक की वो ये है कि वे सोशल मीडिया ऐप्स न केवल संचार और मनोरंजन का माध्यम बन गए हैं बल्कि कमाई का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बन गए हैं। ऐसे समय में जब युवाओं में बेरोजगारी चरम पर है और अधिकांश महत्वाकांक्षी युवा बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश चले जाते हैं। नेपाल में सोशल मीडिया का उपयोग 48.1% आबादी द्वारा किया जाता है और 56% आबादी 30 वर्ष से कम आयु की है। 4 सितंबर को जिन 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिनके कारण विद्रोह हुआ था, उनके सबसे सक्रिय उपयोगकर्ता 16 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। सोशल मीडिया प्रतिबंध से सबसे अधिक प्रभावित यह वर्ग सड़कों पर उतर आया और प्रधानमंत्री सहित कई राजनीतिक नेताओं के घरों और सरकारी कार्यालयों को जला दिया।
रिपोर्टों के अनुसार प्रतिबंधित किए गए ये 26 ऐप्स युवा पीढ़ी, खासकर जनरेशन जेड के कंटेंट राइटर्स को अकेले 2024 से 25 में 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई के अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभावित लोगों के लिए सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध जनरेशन जेड के एक बड़े हिस्से की आजीविका पर भी हमला था। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के लिए ये एक फायदा है कि वो पहले नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि तथा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र दृष्टिकोण के लिए व्यापक सम्मान प्राप्त कर रही हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि उनके नामांकन को लेकर आने वाली कानूनी चुनौतियों से वह पार पा लेंगी। लेकिन असली समस्या 5 मार्च 2026 को होने वाले आम चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया को पुख्ता बनाने में होगी। 2015 का संविधान पहले से ही मौजूद है, इसलिए मानदंड 2015 के संविधान के अनुसार ही तय करने होंगे। लेकिन कार्की को 8 और 9 सितंबर को जनरेशन जेड विद्रोह के दौरान हुई गोलीबारी और विनाश की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित करने के अपने आश्वासन पर 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों से तत्काल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आयोग को 45 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री के इस फैसले से सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों में नाराजगी है। सूत्रों का कहना है कि केपीएस ओली, प्रचंड और शेर बहादुर देउबा सभी ने इस कदम पर अपना विरोध व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इससे राजनीतिक स्थिति और अधिक ध्रुवीकृत होगी और युवा कार्यकर्ता राजनीतिक नेताओं पर हमला करने के लिए प्रेरित होंगे। इन नेताओं का कहना है कि अब अंतरिम प्रधानमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी शांति बहाल करना है। नेपाल में 3 दिवसीय विद्रोह के चरित्र का एक और पहलू भी है। सरकारी इमारतों, पुलिस थानों और यहाँ तक कि एक मीडिया संस्थान को भी नष्ट करने की योजना बनाई गई थी। अंतरिम सरकार का अनुमान है कि इसके लिए कुल राशि 21.2 अरब अमेरिकी डॉलर थी। ये एक बड़ी राशि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग आधे के बराबर है। विनाश का ये सिलसिला बिना किसी योजना के नहीं हो सकता था। नेपाल के कई मीडियाकर्मियों का कहना है कि चीन समर्थक माने जाने वाले ओली सरकार के कार्यालयों को नष्ट करने में अमेरिकी एजेंटों की भूमिका थी। हालांकि कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन अमेरिका का काठमांडू दूतावास हमेशा से सक्रिय रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं के संपर्क में रहा है। इस तरह काठमांडू में हुई इस झड़प का दक्षिण एशिया में अमेरिका चीन टकराव से कुछ संबंध हो सकता है। भारत और चीन दोनों के निकट होने के कारण नेपाल अमेरिकी भूराजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर सतह पर शांतिपूर्ण स्थिति के बावजूद इस समय नेपाल की राजनीतिक स्थिति काफी नाजुक है। 5 मार्च 2026 के चुनावों से 5 महीने पहले नेपाल जैसे अस्थिर देश के लिए एक लंबा समय है। ये देखना होगा कि अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, सेना प्रमुख सिग्डिल और नेपाल के राष्ट्रपति आने वाले दिनों में स्थिति को कैसे संभालते हैं।